बच्चों लोग, आज के क्लास का टॉपिक रहेगा रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, यानी बेंजीन कैसे रिएक्ट करता है। ध्यान देना, आपको पता है कि जो बेंजीन है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो बेंजीन आपका एरोमेटिक होता है। ठीक, तो ध्यान देना, अगर आप बेंजीन के फिगर को अगर अच्छे से देखो तो बेंजीन के फिगर में सारा जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो सारे का sp2 होता है। सारे का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, इसके ओवरलैपिंग को अगर हम फोकस करें तो ध्यान देना, तो हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा और एक जो चौथा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हर कार्बन 3 सिग्मा बनाएगा और एक पाई बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो तीनों सिग्मा होगा वो क्या होगा, इन प्लेन होगा, और जो पाई बॉन्ड होगा उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो फॉर्म कर रहा होगा ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर में यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो इस ओवरलैपिंग से आपको बन रहा है पाई बॉन्ड। बात समझ में आया। अब आपको पता है कि बेंजीन में होता क्या है कि आपका जो पाई बॉन्ड है वो खुद को रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, जो ओवरलैपिंग है उसको पैसा भी दिखा सकते हो, इसको ऐसे भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इसका जो पाई क्लाउड है बेंजीन के प्लेन के ऊपर नीचे क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। अगर इसको हम बोलते अपना बेंजीन का प्लेन बोलते हैं हम लोग, पाई क्लाउड होगा जो पाई क्लाउड है ऊपर 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 घूम रहा होगा। ठीक है, यानी प्लेन के ऊपर घूम रहा होगा और प्लेन के नीचे भी ये घूम रहा होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि बेंजीन का जो रिंग है इसके ऊपर नीचे पाई क्लाउड घूम रहा है। अब ध्यान देना, ये जो पाई क्लाउड है इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, चार्ज नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे जो है नेगेटिव चार्ज भरा हुआ रहता है, यानी नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, चार्ज नेगेटिव घूम रहा है। ठीक है, यानी बेंजीन रिंग का ऊपर नीचे जो सिस्टम है उस पर चार्ज नेगेटिव का क्लाउड क्या है, फैला हुआ है। अब मान लीजिए सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो अगर चार्ज अगर बाहर में कोई चार्ज नेगेटिव अप्रोच करेगा इसके पास, यानी कोई चार्ज नेगेटिव होगा जिसके पास अप्रोच करना चाहेगा, या मान लेते हैं कोई लोन पेयर है जिसपे कोई लोन पेयर हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल हो, वो अगर इसको अप्रोच करेगा तो रिंग उसको रिपेल कर देगा। तो यहाँ पे रिंग और इस सिस्टम में कौन सा फोर्स होगा, तो यहाँ सिस्टम में रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में क्या हो रहा है, एक रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। तो दोनों का, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, नेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या होगा, अब वो पता है कि लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज नेगेटिव है लोन पर है वो एक रिपल्सन फोर्स फील करेगा। तो रिंग के पास अप्रोच कर पाएगा क्या, वो रिंग के पास अप्रोच नहीं कर पाएगा,
कि चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा, रिपल्सन फील करेगा, तो रिंग पे वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। ध्यान देना, जो चार्ज नेगेटिव होता है या जो लोन पेयर होता है उसको केमिस्ट्री में हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड हम लिख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसके पास क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। इसका मतलब क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि बेंजीन रिंग रिपेल न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करता है। ठीक, ध्यान देना। अगर बात करते हैं हम पॉजिटिव चार्ज का, तो चार्ज पॉजिटिव, तो चार्ज पॉजिटिव, ध्यान देना। अगर मान लेते हैं किसी पे, अगर किसी पे चार्ज प्लस हो, ठीक है, किसी पे चार्ज प्लस प्लस हो या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो, ठीक है, तो या तो चार्ज पॉजिटिव हो या तो क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों स्पीसीज क्या है, ये दोनों स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एक वर्ड हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ध्यान देना, तो पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब जब ये सिस्टम जाएगा, तो सिस्टम अगर अप्रोच करेगा बेंजीन रिंग पे, तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है रिंग पे और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन फोर्स आएगा, यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स प्ले में आएगा। ठीक है, तो यहाँ फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा, तो आपस में क्या करेगा, ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ई प्लस अप्रोच करना चाहेगा, ई प्लस अप्रोच करेगा किसके पास, आपके बेंजीन के पास। यानी आपका जो बेंजीन सिस्टम है उसको बोलते हैं क्या, बेंजीन रिंग अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया कि जब भी हम कोई न्यूक्लियोफाइल डालते हैं रिंग के पास तो क्या होगा, उसको रिपल्सन फील होगा, और जब भी हम इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो क्या होगा, उसको अट्रैक्शन फील होता है, उसको अट्रैक्शन फील होता है। ठीक है, यानी बेंजीन सिस्टम रिपल्सन कब शो करेगा और कब अट्रैक्शन शो करेगा, आपको समझ में आ चुका है। तो हमको स्टडी करना था बेंजीन का रिएक्शंस। ठीक है, तो ध्यान देना, बेंजीन का रिएक्शन एक कॉमन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, एक कॉमन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ई एस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ई एस रिएक्शन। ठीक है, तो ई एस रिएक्शन का फुल फॉर्म समझना पहले। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, ई का मतलब होता है आपका एरोमेटिक, और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है,
तो ध्यान देना, यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए वर्ड यूज हुआ है। एरोमेटिक जो वर्ड हुआ है यूज करते हैं हम लोग, ये जनरली होता है बेंजीन रिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन के अलावा और भी एरोमेटिक कंपाउंड आ सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग एरोमेटिक बेंजीन को हम एरोमेटिक मानते हैं। तो एरोमेटिक के अंदर और भी चीज़ इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, एरोमेटिक में क्या हो, बेंजीन एंड दिस टाइप सिस्टम। ठीक है, तो चलो ध्यान देना, तो इस मैकेनिज्म को हमको स्टडी करना है, ये इसको। ठीक है, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एरोमेटिक का मतलब क्या है, बेंजीन एंड एरोमेटिक, अदर एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, इस टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो बेसिकली जो मैकेनिज्म दिया गया था ES, वो एरोमेटिक सिस्टम के लिए दिया गया था। एरोमेटिक सिस्टम के लिए दिया हुआ था। ठीक है, अब ध्यान देना, मान लेते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे आपको सीखना है, ध्यान दोगे। नोट्स पे आप आ जाओ। ठीक है, तो ध्यान देना, मान लेते हैं आपके पास एक बेंजीन रिंग है और उसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, फर्स्ट में क्या करना है, ये जो पाई क्लाउड है, इस पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होता है। जो पाई क्लाउड है, इस पॉजिटिव के पास क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये, तो इसको मैं बॉन्ड ब्रेक करके मैं दिखा दिया हूँ। तो फर्स्ट पाई क्लाउड क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अट्रैक्ट होता है, उसको हम बॉन्ड ब्रेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये प्लस माइनस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी बॉन्ड, है ना। अब क्या करना, सिंपली कहीं से भी आप बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ठीक है, उसको और बेटर तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान सुनना। क्योंकि पास जब भी आपके पास बेंजीन सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन का जो पाई क्लाउड है, वो फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, अप्रोच करता है इसके पास। इसको बोलते हैं लोग पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसको ठीक है, तो फर्स्ट में पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। अब इसको आप सिंपल वे में दिखा सकते हो कि बेंजीन रिंग था, पाई वन बना हुआ है। ठीक है, अब पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद होता क्या है कि आपका एक पाई वन कहीं से कहीं ब्रेक करेगा, कोई ना कोई पाई वन को तोड़ना है प्लस माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि सारा बॉन्ड सिमेट्रिकल है, तो किसी बॉन्ड को ब्रेक कर दो चलेगा, किसी बॉन्ड को ब्रेक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो मान लेते हैं कि ऊपर वाला बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा टॉप वाला, तो मैं जूम कर रहा है, यहाँ पे बनेगा प्लस और यहाँ बनेगा, या ऐसा मान लेना, उल्टा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, ये चार्ज फॉर्मेशन हो गया। तो पाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद होता क्या है कि बेंजीन का कोई एक पाई वन ब्रेक करता है। ठीक है, प्लस माइनस में। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है किसके पास अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अट्रैक्ट होगा चार्ज नेगेटिव के पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, उसके बाद जब पाई वन टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो अल्टीमेटली ये फॉर्म करता है ऐसा कुछ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इस फॉर्मेशन में बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ जो चार्ज पॉजिटिव है उसमें रेजोनेंस हो सकता है, तो खुद को स्टेबिलिटी देना चाहेगा, तो ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है।
ठीक है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो मैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको सिंगल सिंगल फिगर हम दिखाएं तो होता क्या है कि आपका जो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा है। अब ध्यान देना, इस पॉजिटिव बनने के फॉर्मेशन में दिक्कत क्या होता है कि सिस्टम पे चार्ज है। चार्ज मतलब क्या है, ये सिस्टम अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, ड्यू टू पॉजिटिव। प्लस सिस्टम जो है, सिस्टम नॉन एरोमेटिक है, यानी इसके फॉर्मेशन के चक्कर में बेंजीन का एरोमेटिसिटी क्या हो गया, खत्म हो चुका है। तो बेंजीन पहले एरोमेटिक था, अब क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो, क्योंकि सिस्टम अपने एरोमेटिसिटी को लूज कर चुका है। ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज आ चुका है, तो अल्टीमेटली सिस्टम वापस अपने स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। तो गेन करने का तरीका क्या है कि फिर से सिस्टम के अंदर डबल बॉन्ड चाहिए। फिर से सिस्टम के अंदर क्या चाहिए, आपका डबल बॉन्ड चाहिए। तो डबल बॉन्ड फॉर्म कैसे करेगा, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक और बॉन्ड होगा H का, हाइड्रोजन का। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़े हो वहाँ पे हाइड्रोजन भी एक होगा। तो बेंजीन रिंग क्या चाहेगा कि अपने बॉन्ड को वापस तोड़ के, यानी वापस बॉन्ड को लेके आ जाए, अपने बॉन्ड को ब्रेक करके वापस बॉन्ड को फॉर्म कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो किसी न किसी का बॉन्ड टूटेगा। तो ध्यान देना, हम लोग क्या सीखें केमिस्ट्री में कि जो न्यूली बॉन्ड फॉर्म होता है, जो न्यूली फॉर्म बॉन्ड है, जो बॉन्ड अभी भी बना है, उसको हम ब्रेक नहीं करते हैं। जो अभी भी बॉन्ड बना हुआ है उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, आपका रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो जो बॉन्ड तुरंत फॉर्म किया है उसको हम ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आप। तो यहाँ पे हम किसका बॉन्ड तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम तोड़ते हैं हाइड्रोजन का बॉन्ड। ठीक है, लॉजिक क्लियर है ना। जो बॉन्ड अभी तुरंत बना होता है उसको ब्रेक करने से क्या होता है, रिएक्शन रिवर्स होगा। अगर मान लेते हैं आप इलेक्ट्रोफाइल के बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये जस्ट पीछे की तरफ आ जाएगा, ये जस्ट पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ हमको नया बनाना है तो कुछ डिफरेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड कौन सा है, तो यहाँ आपके पास डिफरेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो होता है कि आपका हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो अल्टीमेटली सिस्टम से आप हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ते हो। यहाँ अल्ट्राफाइल था और यहीं पे हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन में चार्ज क्या टूटेगा, तो टूटेगा तो क्या होगा, तो H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और C पे आएगा नेगेटिव, और वापस है क्या बन जाएगा, वापस बन जाएगा बॉन्ड। तो ये बन गया आपका वापस बॉन्ड। तो ये हो गया आपका पूरा मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं हम लोग EAS मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात समझ में आप लोग को। अब ध्यान देना, तो इसको अब इतने लंबे प्रोसेस को हम सिंपल में दिखा सकते हैं। ध्यान देना कि जब भी आपके पास बेंजीनिंग होगा, तो आपको पता है इस रिंग के पास क्या होता है, हर जगह क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो बेंजीनिंग का हाइड्रोजन हम दिखाते नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंड डायग्राम में हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, तो इसलिए उसको हम डायरेक्टली बेंजीनिंग को हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इस सिस्टम में अगर मान लेते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे तो आप सिंपली क्या करोगे कि किसी भी पोजीशन में, चूंकि सारा पोजीशन सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी आप हाइड्रोजन को हटा के E+ को ऐड कर देना। ठीक है, तो सिंपल वन स्टेप बता रहे हैं आपको कि जब भी आपका बेंजीनिंग सिस्टम रहेगा, तो करोगे कि आप इस रिंग से आप हाइड्रोजन को हटा के इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देना, किसी पोजीशन में चलेगा, कहीं भी ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं हम टॉप पोजीशन चूज कर रहे हैं,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिए, जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो आपका H+ बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम H+ दिखाते नहीं है, H+ मेरा बाई प्रोडक्ट है, उसको हम दिखाएंगे ही। ठीक है, तो नॉर्मली दिखाया नहीं रहता है, बट आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो आपका H+ क्या होता है, बाहर जाता है। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, E+ भी इलेक्ट्रोफाइल है और आपका H+ भी इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए बोला गया है इस रिएक्शन को EAS यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, इसे इसका नाम रखा गया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो E+ है, जब E+ आ रहा था सिस्टम में तो उसके बाद क्या हो रहा है, बाहर क्या जा रहा है, H+ बाहर जा रहा है, यानी E+ H+ में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एक दूसरे में। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट ES मैकेनिज्म, आप ध्यान दोगे। इससे शॉर्टकट आपको समझाया जा चुका है। शॉर्टकट में क्या बोला हुआ है कि आपका जो बेंजीनिंग सिस्टम रहेगा और इलेक्ट्रोफाइल देखोगे तो सिंपली क्या करना, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीनिंग सिस्टम में डायरेक्टली क्या करना, आपको ऐड कर देना। कहाँ ऐड करना, जहाँ मन करे वहाँ ऐड कर दो, क्योंकि सारा पोजीशन सिमेट्रिकल है, जहाँ भी ऐड करोगे वहाँ से बस हाइड्रोजन को रिमूव करोगे और इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देना है। तो ये रहेगा आपका शॉर्टकट प्रोसेस। ठीक है, तो यही चीज़ आपके नोट्स में समझाया हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़े हैं वही चीज़ समझाया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना। ध्यान देना, ये तो हम बात के लिए बेंजीनिंग का। अगर मान लेते हैं कि बेंजीनिंग में कोई ग्रुप ऐड हो तो क्या काम करेंगे हम लोग। अगर मान लेते हैं कि बेंजीनिंग में कोई ग्रुप ऐड है, ठीक है, तो हम लोग का प्रोसेस कैसे काम करेगा। तो मान लेते हैं कि बेंजीनिंग के अंदर जो ग्रुप ऐड है उसको बोल दे रहा हूँ +M ग्रुप है। क्या है, +M ग्रुप है। तो यहाँ पे ग्रुप के लिए G सिंबल यूज किया गया है। ठीक है, तो ग्रुप दो टाइप का पॉसिबल है। दो टाइप का क्या पॉसिबल है, कुछ ग्रुप होता है +M ग्रुप, +M ग्रुप, +M का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और कोई ग्रुप होता है -M ग्रुप, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, कुछ होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसको हम बोलते हैं -M। अब ध्यान देना, +M -M आप कैसे कैसे पहचानते हो, कैसे पहचानते हो, तो उसका एक छोटा सा टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको। एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक आप याद रखना, जिससे आप +M -M ग्रुप डायरेक्टली आप देख के पहचान जाओगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी हमको +M ग्रुप पहचानना है तो आप सिंपली देखना, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए इस ग्रुप के पहले एटम पे। ठीक है, तो फोकस ऑन फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप, फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी, which is directly attached to benzene, attached to aromatic ring। जो आपका एरोमेटिक रिंग है, यानी जो यहाँ बेंजीन की तरह आपको दिख रहा है, ठीक है, उस रिंग से जो एटम अटैच होगा उसे फोकस करना आपको है। यानी इस जी ग्रुप में बहुत सारे एटम होगा, तो हमको उस एटम पर फोकस करना है जो कि डायरेक्टली क्या होगा, आपका रिंग से अटैच होगा। ठीक है, उसे फोकस करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर उस एटम पे चार्ज नेगेटिव हो, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमको उस एटम पे फोकस करना है जो एटम रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर उस एटम पे आपका चार्ज अगर नेगेटिव होगा, क्या होगा, चार्ज अगर नेगेटिव होगा या उस एटम पे अगर लोन पेयर होगा, ठीक है, तो चार्ज नेगेटिव है, लोन पेयर, या फिर अगर कार्बन है, अगर वो एटम अगर कार्बन है तो उस पर हाइड्रोजन कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये तीनों केस हो सकता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ठीक है,
तो जो आपका जो एटम जी ग्रुप का बेंजीन से लिंक होगा, ठीक है, उस एटम पे अगर चार्ज नेगेटिव होगा या तो लोन पेयर होगा या तो कार्बन अगर है उस पर अगर हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो उसका तीनों केस में दिखा दिया, CH3 हो या CH2 हो या CH हो, ठीक है। तो इन सारे ग्रुप को हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। क्या बोलेंगे, इन सबको हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। बात समझ में आया? तो प्लस एम ग्रुप पहचान समझ में आया आपको? तो ध्यान देना, अगर हम प्लस एम का एग्जाम्पल लेते हैं तो भी ध्यान से सुनना आप लोग। तो प्लस एम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे O माइनस है तो प्लस एम ग्रुप हो गया, OH है तो यहाँ पे लोन पेयर है तो प्लस एम हो गया, NH2 है तो NH2 में लोन पेयर तो प्लस एम हो गया, यहाँ पे देखोगे O पे लोन पेयर है तो क्या हो गया, प्लस एम हो गया। NH देखो यहाँ पे, यहाँ इस ग्रुप का पहला आइटम कौन सा है, तो फर्स्ट आइटम जो रिंग से कनेक्टेड कौन सा है, तो ये N है। अब N पे चेक करना, N पे लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे CH3 में कार्बन अटैच है और कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखना है जो भी है तो इसका जो आइटम लिंक है वो उसका पोजीशन नहीं वाला होगा, और वहाँ पे एक हाइड्रोजन आपको अटैच दिख रहा होगा, वहाँ पे एक हाइड्रोजन आपको अटैच दिख रहा होगा। तो ये सारा प्लस एम का पार्ट है, ये सारा प्लस एम का पार्ट है, ठीक है। ये सारा प्लस एम का पार्ट होता है। अब प्लस एम का पार्ट, तो प्लस एम किसको बोलते हैं आपको इतना क्लियर है, ठीक है। तो प्लस एम जितना भी ग्रुप होता है सारे का सारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट ध्यान देना, जितना भी हैलोजन होता है ना, जितना भी हैलोजन है, इसको आपको याद रख लेना है, जितना भी हैलोजन है ना, जितना भी हैलोजन है, चूंकि हैलोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो इसका भी नेचर होता है प्लस एम। बट होता है क्या है कि प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, बट होता क्या है कि अल्टीमेटली ध्यान देना कि जितना भी हैलोजन है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट होता है। ऑल हैलोजेंस स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा और माइनस इफेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। और ध्यान देना हैलोजन के केस में, हैलोजन के केस में नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है प्लस एम का जो वैल्यू होता है आई से बड़ा होता है। नॉर्मली जो एम इफेक्ट है, यानी एम जो इफेक्ट होता है उसका वैल्यू आई से बड़ा होता है नॉर्मली। तो एम इफेक्ट जब हम फोकस करते हैं तो हम आई पे फोकस नहीं करते हैं, चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है, आई इफेक्ट पे डोमिनेट करता है, आपके इंडक्टिव इफेक्ट पे क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। यानी एम इफेक्ट का जो जो वैल्यू होगा वो आई से काफ़ी लार्ज होता है। बट इन केस ऑफ हैलोजन ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा काम नहीं करेगा। तो इन केस ऑफ हैलोजन, बट इन केस ऑफ हैलोजन जो आपका इसका माइनस आई इफेक्ट है उसका वैल्यू प्लस एम पे डोमिनेट कर जाता है। यानी आपका जितना भी हैलोजेंस है वो नेट क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करता है। प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और माइनस ए से क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो ऑल हैलोजेंस एक्ट एज ए नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इसको हम बात करेंगे आगे हम जस्ट, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ में आया, इतना आप लोग समझ में आ चुका है। तो आप लोग प्लस एम पहचाना सीख गए। अब ध्यान देना प्लस एम से क्या फ़ायदा, ध्यान देना प्लस एम आखिर क्या करेगा सिस्टम को। तो अब ध्यान देना आपको एक रेजोनेंस मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो पहले हम लोग फोकस करें प्लस एम पे। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो प्लस एम का एग्जाम्पल आपके सामने, ये सारे एग्जाम्पल आपको ये तो आपको याद नहीं करना है किसी ग्रुप को, बस एक कंडीशन देखोगे, जहाँ भी कंडीशन मैच करेगा वो हो जाएगा आपका प्लस एम ग्रुप, हो जाएगा आपका प्लस एम ग्रुप, ठीक है। जहाँ भी होगा ये हो जाएगा आपका प्लस एम ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान देना
बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि अगर मान लेते हैं कि बस O माइनस है, ठीक है, तो एक प्लस एम ग्रुप है, एक प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। तो प्लस एम का आप रेजोनेंस करो, प्लस एम का आप रेजोनेंस करो, तो इसका रेजोनेंस करोगे, ध्यान देना, जैसे रेजोनेंस करो, ध्यान देना, जैसे रेजोनेंस यहाँ पे आएगा, इस तरह से चार्ज नेगेटिव आएगा, और रेजोनेंस करो तो कैसा होगा, तो चार्ज नेगेटिव कहाँ आएगा, बॉटम में आएगा, ठीक है, और आपका नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो तीनों पोजिशन को चार्ज नेगेटिव दिख रहा है आपको। तो ध्यान देना, जब भी कोई ग्रुप अटैच होता है तो आपको ये पता होना चाहिए इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जी ग्रुप है, तो इस पोजीशन को बोला गया ऑर्थो, इसको बोला गया ऑर्थो, इसको बोला गया ऑर्थो, इसको बोला गया मेटा, और इसको बोला गया पारा। यानी कोई जी ग्रुप अटैच होगा तो जी ग्रुप के रिस्पेक्ट में, उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो उसका एडजेसेंट पोजीशन होगा उसको बोलते हैं ऑर्थो, उसके बाद जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं मेटा, और जो लास्ट पोजीशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग पारा। यानी ओ का मतलब होगा ऑर्थो, एम का मतलब होगा मेटा, और पी का मतलब होता है पारा, ठीक है। ध्यान देना, इसका जब आप रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे हो तो देखोगे बेंजीन रिंग में कैसा चार्ज आ रहा है, तो बेंजीन रिंग में चार्ज नेगेटिव जा रहा है। सिमिलरली अगर हम ड्रॉ करते हैं फिनॉल, यानी अगर आपके बेंजीन रिंग में अगर ओ एच अटैच होगा तो उसके रेजोनेंस को ड्रॉ करो आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब सिस्टम रेजोनेंस करेगा तो रिंग में चार्ज नेगेटिव आता है, रिंग में चार्ज नेगेटिव आएगा, ठीक है, रिंग में क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो रिंग में क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि जितना ही प्लस एम ग्रुप रहेगा उसमें क्या होता है, चार्ज नेगेटिव आता है। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता है जी? तो आपको गौर करना, इसका ऑर्थो पोजीशन था, मेटा था, एन पारा था। सिमिलरली यहाँ ऑर्थो ऑर्थो है, मेटा मेटा है, और ये पारा है, ठीक। तो आप गौर करोगे जो चार्ज नेगेटिव आ रहा है वो कहाँ रहा है, तो आप देखना आपके ऑर्थो पोजीशन पे है, पारा पोजीशन पे है, एन ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, यहाँ भी देखोगे ऑर्थो है, पारा है, ऑर्थो है। यानी वैसा बोल सकते हैं जो प्लस एम ग्रुप रहता है, प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, ठीक है। तो आपका जो प्लस एम ग्रुप रहता है, प्लस एम ग्रुप जो होगा आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, एस ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। तो अल्टीमेटली अगर मान लेते हैं कि ग्रुप का नेचर प्लस एम होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पड़ रहा है, तो आपके ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई जी ग्रुप है जिसका नेचर अगर प्लस एम होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि बेंजीन रिंग है,
और इसको आप कंपेयर करोगे प्लस एम के साथ, तो मैं अगर जूम कर रहा है कि यहाँ प्लस एम ग्रुप है और ये बेंजीन था, तो बेंजीन में अगर हर जगह डेंसिटी अगर मान लेते हैं कि 1000 है, एज्यूम कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एसोसिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, तो हर जगह वैल्यू हम अगर हम जूम करते हैं कि 1000 है, तो अगर इसको हम प्लस एम से कंपेयर करते हैं, तो प्लस एम में ध्यान देना, प्लस एम में ध्यान देना, आपका ऑर्थो एंड पारा का डेंसिटी क्या होता है, काफ़ी इंक्रीज करता है। तो ऑर्थो के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इसका डेंसिटी 10⁻6 हो चुका है, एंड पारा में भी क्या है 10⁻6 हो चुका है। मेटा का डेंसिटी को कोई चेंज होता नहीं नॉर्मली, तो मेटा का डेंसिटी नियरली क्या है, जितना था उतना ही रहेगा। तो आपको दिख रहा है कि प्लस एम ग्रुप के आने से आपका जो डेंसिटी है वो आपके ऑर्थो पारा में क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, अब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा सिस्टम में, तो हम अब क्या बोले थे कि बेंजीन रिंग में अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो तो उसको कहीं भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे पोजिशन का डेंसिटी क्या था, सेम था, तो इसको कहीं भी ऐड कर देते थे हम लोग। ठीक है, इसको कहीं भी ऐड कर दें, बट ध्यान देना, अगर कोई प्लस एम ग्रुप जुड़ा रहेगा सिस्टम में, तो उस केस में आपको कहाँ ऐड करना है, तो आपको जहाँ पे डेंसिटी हाई दिखेगा, तो डेंसिटी हाई आपको कहाँ दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ऑर्थो एंड पारा पोजिशन में। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजिशन में अटैच होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है उस ग्रुप का ऑर्थो पोजिशन में अटैच होगा। ठीक है, या फिर पारा पोजिशन में अटैच होगा, ठीक है, तो आपका जो ग्रुप है ऑर्थो या पारा पोजिशन में अटैच होता है। ठीक है, इसलिए प्लस एम ग्रुप को हम बोलते हैं, जो प्लस एम ग्रुप होता है उसको एक नाम से दिया जाता है, तो प्लस एम ग्रुप आर और ओपी, ऑर्थो एंड पारा। ठीक है, ओपी डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, तो अपने ऑर्थो या पारा पोजिशन भेजेगा। तो प्लस एम का एक और नाम होता है प्लस एम आर, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट प्लस एम। ठीक है, बच्चों लोग हम लोग प्लस एम ग्रुप और उसका इम्पैक्ट समझ में आ चुका हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग को फोकस रहेगा माइनस एम ग्रुप किसको बोलते हैं। ध्यान देना, माइनस एम ग्रुप हम तब बोलेंगे जब आपका जो रिंग से अटैच ग्रुप का जो पहला आइटम होगा, जो फर्स्ट आइटम होगा, जो रिंग से अटैच होगा, उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा, या फिर वो एटम अगर मल्टीपल बॉन्ड बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सच दैट जो बी एटम दिख रहा है, अगर हम इसमें जो ए एटम है आपका रिंग से डायरेक्टली लिंक है, और जो बी एटम है, बी शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, जो कि नॉर्मली होता है। ठीक है, तो कंडीशन होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा होता ही है। ठीक, तो सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि अगर जो फर्स्ट एटम उस पर चार्ज पॉजिटिव हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड बनाया हो, मल्टीपल मतलब सी एन हो गया, यानी सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ हो। ठीक है, जब भी आपका सिस्टम ऐसा हो जहाँ पे जो एटम लिंक है रिंग से, उस पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो उसको भी आप माइनस एम बोलोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कार्बन से हैलोजन लिंक होगा, 3x लिंक होना चाहिए। ठीक है, इसमें मेनली जो एग्जाम्पल आप ज़्यादा फेस करोगे अबाउट क्लोरीन, तो सी से अगर 3Cl लिंक होगा तो उसको मेनली हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो भी होता है कि माइनस एम ग्रुप। और अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट एटम पे अगर ऑर्बिटल खाली होगा, ऑर्बिटल वैकेंट होगा, मान लेते हैं बोरोन, तो बोरोन के पास पता है आपको ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, तो ये होता है वैकेंट ऑर्बिटल।
तो ये सारा केसेस है, यानी आपको फर्स्ट एटम पे चाहे पॉजिटिव हो या फिर फर्स्ट एटम मल्टीपल बॉन्ड बनाया हो, या फिर उससे पे 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, या फिर अगर बोरोन या फिर उस पे वैकेंट ऑर्बिटल खाली होगा, तो ये सारा का सारा केस क्या होगा, इसको हम बोलते हैं माइनस एम कैटेगरी का। इसको बोलते हैं हम लोग माइनस एम कैटेगरी का। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, तो इसके बेसिस पे आप माइनस एम को पहचान सकते हो। तो यहाँ पे जितना ग्रुप दिख रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान देना, ये पॉजिटिव है, इससे मल्टीपल बॉन्ड है, इससे मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो सारा सारा क्या होगा, ऑल आर माइनस एम ग्रुप। तो आपको माइनस एम ग्रुप को याद नहीं करना है, उसके लॉजिक पे आपको बताना है कि ये हो सकता है। ठीक है, तो ऑल आर माइनस एम ग्रुप, ऑल आर माइनस एम ग्रुप। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो कौन प्लस एम कौन माइनस एम को समझ में आ चुका है। अब माइनस एम का इम्पैक्ट का पड़ता है ना, तो माइनस एम के इम्पैक्ट को भी हम रेजोनेंस से पहले सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास अगर पॉजिटिव है तो उसमें आप रेजोनेंस ड्रॉ करो, सिस टू पॉजिटिव का रेजोनेंस ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ होगा। पॉजिटिव यहाँ होगा, एक पॉजिटिव यहाँ होगा, और एक पॉजिटिव यहाँ होगा। ठीक है, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज बस में आया। ठीक है, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज का पॉसिबिलिटी है। अब ध्यान देना, आपको दिखेगा कि जो पॉजिटिव कहाँ का फॉर्म कर रहा है, तो ये ऑर्थो पोजिशन ऑर्थो है, पारा है। तो अब गौर करना, जो पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है आपके ऑर्थो पे है, आपके पारा पे है, आपके ऑर्थो पे है। ठीक है, सिमिलरली एक और हम रेजोनेंस ड्रॉ कर देना आपके लिए। जैसे मान लो कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो, तो नाइट्रो पे मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ जब रेजोनेंस हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे गौर करना, आपका जो पॉजिटिव चार्ज कहाँ फॉर्म कर रहा है, फॉर्म कर रहा है आपके ऑर्थो, पारा और ऑर्थो पे फॉर्म कर रहा है। तो जो भी चार्ज फॉर्म कर रहा है आपका पॉजिटिव, वो कहाँ फॉर्म करेगा, आपके ऑर्थो पोजीशन पे, पारा पोजीशन पे, इन ऑर्थो पोजीशन में फॉर्म कर रहा है। तो ध्यान ना, हम बोल सकते हैं कि जो माइनस एम ग्रुप रहता है, तो माइनस एम ग्रुप डिक्रीजेज, तो माइनस एम ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहाँ से, फ्रॉम ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज करता है। तो अगर रिज्यूम कर लेते, ध्यान दें, अगर हम एक माइनस ग्रुप अगर अटैच करते हैं रिंग में, एक ग्रुप अगर माइनस एम हम मानते हैं, एक ग्रुप अगर माइनस एम है, तो इसका ऑर्थो पारा का डेंसिटी हो जाता है 0, यहाँ पे डेंसिटी है ही नहीं। और मेटा का डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या रहता है, 1000 के आसपास ही रहता है। 1000 होता है, 1000 से हल्का सा कम मान लो। ठीक है, तो हल्का सा कुछ कम कर सकते हो, तो स्लाइटली, मतलब जो भी लेस देन, तो नियर अबाउट क्या होगा आपका 1000 मान सकते हैं अभी के लिए हम। ठीक है, और बेटर है क्या, 1000 से हल्का सा कम कर दो, हल्का सा, तो नियर अबाउट जो भी होगा लेस देन 1000 होता है, लेस देन। जो डेंसिटी होगा, यहाँ का डेंसिटी को हम एक्स बोल रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, तो एक्स का जो वैल्यू है
वो 1000 से क्या होगा, कम होगा। अब ध्यान है, अब इस सिस्टम में अगर इलेक्ट्रोफाइल डालता है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल डालोगे अगर, तो इलेक्ट्रोफाइल को डेंसिटी कहाँ दिख रहा है, तो अब देखो ऑर्थो पारा में डेंसिटी तो 0 हो चुका है, तो उसको हल्का फुल्का डेंसिटी अगर दिखेगा तो कहाँ दिखेगा, तो दिख रहा है उसको मेटा पोजिशन में। तो बाई डिफॉल्ट इसमें अटैक कहाँ करेगा, तो इसमें आपका अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, अटैक होगा मेटा पोजिशन में। तो जब भी माइनस एंगल जुड़ा रहेगा तो आप इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच करोगे, तो आप अटैच करते हो मेटा पॉइंट पे, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है मेटा पोजिशन पे। ठीक है, तो इसका लॉजिक रहेगा। अब ध्यान देना, अगर इन तीनों केस को हम अगर स्टडी करें, ठीक है, ये बेंजीन का केस है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल को कहीं जोड़ देना है। प्लस ग्रुप में कहाँ इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, या तो ऑर्थो पे या तो पारा पे। ठीक है, अब ऑर्थो पारा में ध्यान देना, जो ऑर्थो पोजीशन है उसमें हिंड्रेंस ज़्यादा है, उसमें हिंड्रेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो इन बार पूछा जाएगा कि ऑर्थो पारा में मेजर कौन होगा, तो जनरली पारा जो होता है मेजर होता है, यानी पारा ज़्यादा बनेगा। जो ऑर्थो होता है, ऑर्थो क्या होता है, ये होता है माइनर, इसका अमाउंट क्या होगा, बहुत कम बनेगा एज कम्पेयर टू पारा, इसका अमाउंट क्या होगा, कम बनेगा। ठीक है, माइनस एम ग्रुप रहता है उसमें हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैच कहाँ करते हैं, मेटा पोजीशन पे, इसलिए माइनस एम ग्रुप को कभी कभी हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो माइनस एम क्या होता है आपका, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो प्लस एम हो गया ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, और माइनस एम हो गया आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इनका ओरिएंटेशन। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम मान लो तो इन तीनों के इसका रेट स्टडी करते हैं, रेट ध्यान देना, अगर रेट को हम बोल दें, पहले वाले केस का रेट अगर R1 है, सेकेंड का केस अगर R2 है, और थर्ड का केस अगर रेट R3 है, तो रेट किस पे डिपेंड करता है, तो रेट डिपेंड करेगा कि किसके पास डेंसिटी ज़्यादा है। तो रेट कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। जहाँ डेंसिटी आप ज़्यादा दोगे वहाँ रेट क्या होगा, वहाँ रेट फास्ट होगा, वहाँ का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ का रेट क्या होगा, फास्टर होगा। तो अब गौर करोगे डेंसिटी हाईएस्ट किस में है, तो डेंसिटी हाईएस्ट होगा प्लस एम वाले में। ठीक है, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ध्यान देना, सबसे फास्ट रेट कहाँ होगा, सबसे फास्ट रेट होगा 2 में, यानी सेकंड केस में। ठीक है, तो रेट को अगर ऑर्डर में अरेंज करें तो ध्यान देना, तो सबसे फास्ट होगा रेट 2, फिर होगा रेट 1, और फिर होगा रेट 3। तो गौर करना कि जब भी प्लस एम ग्रुप अटैच होता है तो प्लस एम ग्रुप का जो रेट है, यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का जो रेट है, वो बेंजीन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी बेंजीन से रेट क्या होगा, हाई होगा। तो उसको हम बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं, प्लस एम को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटर ग्रुप। एक्टिवेटर का मतलब ये होता है कि ये जो बेंजीन रिंग को है इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक के लिए एक्टिवेट कर रहा है। प्लस एम को बोला गया एक्टिवेटर्स, यानी बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में ये आपके रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा रिएक्शन करने के लिए। तो प्लस एम का एक और नाम बोला गया है एक्टिवेटर। सिमिलरली जो माइनस एम ग्रुप का मैं बात कर रहा हूँ, तो माइनस एम ग्रुप ध्यान देना, तो माइनस एम ग्रुप करता क्या है, तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में आपके रेट को स्लो कर देगा, आपके रेट को क्या करेगा, स्लो कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, खींच लेता है। तो माइनस एम ग्रुप का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डी एक्टिवेटर्स। क्या बोलते हैं, डी एक्टिवेटर्स। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग डी एक्टिवेटर्स। जब भी प्लस एम ग्रुप रहेगा तो हम बोल सकते हैं एक्टिवेटर, यानी उसका जो रेट होगा फास्ट होगा। ठीक है, और माइनस एम ग्रुप में क्या होगा, रेट स्लो होगा। ठीक है, प्लस एम ग्रुप जो होता है यानी बेंजीन के रिस्पेक्ट में आपका रेट को स्टडी करना आपको। तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछे क्वेश्चन, कंपेयर
रेट ऑफ EAS, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैसेज लेते हैं, यहाँ पे है OH है, बेंजीन होगा, और यहाँ पे नाइट्रो अटैच कर दिया, नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिए। तो आपको पता है कि ये प्लसम ग्रुप होता है, ये माइनसम ग्रुप होता है। तो रेट फास्ट कहाँ होगा, रेट यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। यानी बेंजीनिंग से क्या होता है, प्लसम का ज़्यादा होता है रेट। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट एक्सेप्शन दिखेगा, स्पेशल केस ऑफ हैलोजन। केस ऑफ हैलोजन, तो ध्यान देना, जो भी हैलोजन्स होता है ना, सारे हैलोजन का अगर आप रेजोनेंस को ड्रॉ करो, तो चूंकि सब पे क्या लोन पेयर है, तो अल्टीमेटली जब आप रेजोनेंस को ड्रॉ करोगे तो रिंग के अंदर चार्ज क्या आएगा, चार्ज आएगा नेगेटिव, रिंग का चार्ज क्या है, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव है तो अल्टीमेटली इसका जो डेंसिटी है वो ऑर्थो पारा पे क्या हो रहा है, इंक्रीज होने का कोशिश कर रहा है। बट ध्यान देना आपका जो हैलोजन है उसका एक प्लसिम पावर है, प्लसिम पावर से क्या हो रहा है, रिंग में चार्ज नेगेटिव भेज रहा है, और इसका एक माइनस आई पावर होता है। माइनस आई पावर से क्या होता है, ये डेंसिटी को विड्रॉ करने की कोशिश करता है, डेंसिटी को विड्रॉ करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो इन दोनों इफेक्ट को अगर एक साथ लेकर आप सोचोगे, तो इस केस में बोला क्या गया हैलोजन में कि माइनस से जो पावर होता है प्लस पे भारी पड़ जाता है। इन केस ऑफ हैलोजन आपका जो माइनस ही पावर है वो क्या होता है, प्लस में भारी पड़ जाता है। तो नेट क्या होता है, नेट माइनस ही का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल हैलोजन, देखो अभी भी और अब में हैलोजन जुड़ा रहेगा, तभी भी आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको अटैच कहाँ करोगे, तो चूंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ बन रहा है, तो चूंकि नेगेटिव बन रहा था आपके ऑर्थो पारा पे, तो हैलोजन केस में भी आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैच करोगे ऑर्थो पारा पोजिशन पे ही, ठीक है। आप उसको अटैच करोगे ऑर्थो पारा पोजिशन में अटैच करोगे आप, उसमें भी आपका ऑर्थो बनेगा माइनर और पारा बनेगा मेजर, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होगा, यानी ऑल हैलोजन्स आर ऑर्थो एंड पारा ओपी डायरेक्टिंग, ऑर्थो पारा, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान सुनना, अगर हम हैलोजन का रेट को कंपेयर करेंगे बेंजीनिंग के साथ, तो बेंजीनिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका रेट को हम कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, इस रेट को हम कंपेयर करना चाहते हैं, ध्यान देना यहाँ पे रेट अगर हम बोल रहे हैं, रेट का वैल्यू यहाँ पे R1 है और यहाँ रेट अगर R2 है, तो दोनों में क्या होगा, तो दोनों में ध्यान देना, दोनों में R2 ज़्यादा होगा, दोनों में R2 का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी बेंजीनिंग के केस में रेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हैलोजन। तो इसलिए बोला गया है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट ऑफ हैलोजन। तो ऑल हैलोजन्स आर प्लसम ग्रुप, ऑल हैलोजन्स आर प्लसम ग्रुप, ठीक है, ऑल हैलोजन्स आर प्लसम ग्रुप, ठीक है। तो ऑल हैलोजन्स आर प्लसम ग्रुप मतलब क्या होगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा, बट it behave as net deactivators, यानी आपके रिंग को नेट क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। तो हैलोजन क्या होता है, आपके रिंग को डीएक्टिवेट करता है, मतलब एक्टिवेट नहीं करता है, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ ऑपरेशन है वो बेंजीनिंग से क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। बेंजीनिंग से क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये हैलोजन केस रहेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हैलोजन्स में आपके पास क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है,
तो उसमें आपका जो डिट्रीब्यूटिंग ऑर्डर क्या रहेगा, तो ध्यान देना, नेट ऑर्डर ऑफ डीएक्टिवेटर्स। डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर का हम बात कर रहे हैं। डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे हाईएस्ट होता है क्लोरीन का। इसको आपको याद कर लेना अभी के लिए, इसको जीओसी में ज़्यादा क्लियर करेंगे, अभी के लिए आप याद रखना कि क्लोरीन ज़्यादा डिट्रीब्यूट करेगा, फिर होगा फ्लोरीन, फिर होगा ब्रोमीन, और फिर होगा आयोडीन। ये होगा नेट डिट्रीब्यूटिंग ऑर्डर होगा। यानी अगर हम रेट कंपेयर करें इन सब में, तो अगर मान लेते हैं कि अगर बेंजीनिंग है, तो बेंजीनिंग के रिस्पेक्ट में ध्यान देना, तो रेट जो होगा तो सबसे हाईएस्ट होगा बेंजीनिंग में, फिर उससे कम होगा आपका आयोडीन में, फिर उससे कम होगा आपका ब्रोमीन में, उससे रेट कम होगा आपके फ्लोरीन में, और सबसे कम होता है क्लोरीन में। ठीक है, तो इसका लॉजिक हम लोग जीओसी में सीखेंगे, अभी के लिए आपको उसको याद कर लेना है इस ऑर्डर को। ठीक है, तो हैलोजेंस नेट डिएक्टिवेट करता है, उसका नेट डिएक्टिवेटिंग ऑर्डर आपको समझ में आ चुका है आप लोग को। तो रहेगा ऑल अबाउट अपना प्लस एम माइनस एम डिस्कशन। ठीक है, अब ध्यान देना, तो यही चीज आपके नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है शॉर्ट में, तो उसको आप देख लेना। तो यहाँ तक हमको समझ में आ चुका है कि आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ध्यान देना, हमको सीखना है कि अगर मेरे को, अगर हम लोग अल्ट्राफाइल को पहचाना सीख जाए, क्योंकि जो अल्ट्राफाइल होता है केमिस्ट्री में, अल्ट्राफाइल इज नॉट गिवन डायरेक्टली, यानी आपको डायरेक्टली दिया नहीं रहता है। ठीक है, आपको कुछ रिएजेंट दिया रहेगा, उससे आपको अल्ट्राफाइल पहचानना होगा। ठीक है, तो कोई अल्ट्राफाइल है आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, डायरेक्टली दिया नहीं रहता है, तो अल्ट्राफाइल गिवन इन फॉर्म ऑफ रिएजेंट, गिवन इन फॉर्म ऑफ रिएजेंट, और रिएजेंट, ठीक है, तो गिवन इन फॉर्म ऑफ रिएजेंट, अब ध्यान दोगे, तो यानी आपको रिएजेंट से अल्ट्राफाइल बनाना चाहिए, से अल्ट्राफाइल बनाने आपको आना चाहिए। तो अगर रिएजेंट के थ्रू आप अल्ट्राफाइल पहचानना सीख जाओगे, तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तुमको समझना है कि अलग अलग केस में जो रिएजेंट है उससे हम अल्ट्राफाइल क्या क्या बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आपका रिएजेंट दिया हुआ लेफ्ट में, और उस रिएजेंट से क्या अल्ट्राफाइल बनेगा वो बताया हुआ है। ठीक है, क्या अल्ट्राफाइल बनेगा आपको बताया हुआ है। तो लेफ्ट साइड में रिएजेंट का लिस्ट है, और बीच वाले जो कॉलम में आपको अल्ट्राफाइल क्या बनेगा वो बताया हुआ है। तो ध्यान देना, तो आपके पास यहाँ पे 5 रिएजेंट लिखा हुआ है, HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है, या फिर कॉन्क HNO3, या फिर HNO3 डायलूट, या फिर N2O5, या फिर N2O5 प्लस लेविस एसिड। इन 5 केसेस में कुछ भी अगर कोई भी चीज़ दिया रहेगा, इसका मतलब आपका जो अल्ट्राफाइल बनेगा उसको बोलोगे NO2 प्लस। इन सारे केस में कौन सा अल्ट्राफाइल बन रहा है, NO2 प्लस। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन पांचों में अगर कुछ भी अगर हम सिस्टम लिख के दे दें, इसका मतलब अल्ट्राफाइल क्या बनाओगे, आप अल्ट्राफाइल बनाओगे NO2 प्लस। अब यहाँ पर अल्ट्राफाइल का जो फॉर्मेशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी ये फॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान देना, जो HNO3 प्लस H2SO4 होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको बोला गया है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इसके लिए नाम यूज किया करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आखिर इसमें NO2 प्लस बनता कैसे, ध्यान देना,
तो इसमें आपको समझाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिटी में H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? तो H2SO4 का एसिडिटी आपके HNO3 से क्या होता है? हाई होता है। तो होता क्या है कि आपका जो H2SO4 है वो अपना H+ को लूज करेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक है। और नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड का मैं फिगर बना दिया हूँ, यानी फिगर है आपका HNO3 का। नाइट्रिक एसिड का फिगर आपको सम दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अब जो लोन पेयर है उस पर H+ क्या करेगा? अटैक करेगा, यानी इस तरह से अटैक होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बन गया वो O पे चाहे पॉजिटिव आ गया। अब O पे चाहे पॉजिटिव है तो O पे अपने पॉजिटिव को हटाना चाहेगा तो क्या करेगा? अपना N और O का बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। तो बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो O पे चार्ज नेगेटिव आएगा और N पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका N2 बनता है। ऐसे आपका N2+ फॉर्म करता है इन केस ऑफ HNO3 + H2SO4 का मिक्सचर में, यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर में इस तरह से आपका N2+ जनरेट होता है। N2+ जनरेट होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इस मिक्सचर में कौन एसिड है और कौन बेस है, कौन एसिड है और कौन बेस है। तो ध्यान देना, इस पूरे प्रोसेस में H2SO4 अपना H+ को लूज किया है, तो ये हो गया एसिड, ये हो जाएगा एसिड। और कहीं ना कहीं जो नाइट्रिक एसिड है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा बेस। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में कौन एसिड है कौन बेस है, तब बोलोगे H2SO4 बिहेव एज एसिड और नाइट्रिक एसिड बिहेव एज बेस, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप। तो कौन एसिड है कौन बेस क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, अगर हम सिर्फ लेते तो यहाँ पे आप लिए हो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या एक HN3 और दूसरा क्या है H2SO4 है। तो बोला गया है कि H2SO4 इसलिए हम लेते हैं ताकि रिएक्शन क्या हो? फास्ट हो। रिएक्शन क्या हो? फास्ट हो। तो H2SO4 आपके रिएक्शन को फास्ट करता है। क्यों करता है फास्ट? ध्यान देना, अगर हम सिर्फ नाइट्रिक एसिड लेते तो अगर हम ओनली लेते HNO3 तो उस केस में होता क्या है कि आपका एक HNO3 एक पार्टिकल ऑफ HNO3 क्या होगा? अपना H+ लूज करेगा और दूसरा पार्टिकल HNO3 का क्या होगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। यानी उसमें एक पार्टिकल बिहेव कर रहा है इसी की तरह और एक पार्टिकल बिहेव करेगा जो बेस की तरह, ठीक है। तो एक पार्टिकल बिहेव करेगा जो बेस की तरह। तो आपको पता है कि HNO3 जो HN3 होता है, ठीक है, जो HN3 होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो उसमें H+ जो आप लूज कर रहे हो ना, वो क्या हो रहा है? वो स्लोली लूज कर रहा है। H+ क्या हो रहा है? वो स्लोली लूज करेगा, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे HNO3 में और H2SO4 में कि कौन अपना H+ जल्दी लूज करेगा, तो आपको पता है कि H2SO4 अपना H+ को जल्दी लूज करेगा। तो इसलिए सिर्फ अगर आप नाइट्रिक एसिड लोगे और आप अगर उसमें H2SO4 ऐड कर दोगे तो H2SO4 में जो है वो आपका H+ को जल्दी लूज करेगा। यानी आपका जो पहला स्टेप है वो फास्ट होगा। तो H+ को जो जितना जल्दी H+ सिस्टम में आएगा उतना ही क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो Na2+ है, उसका जनरेशन क्या होगा? फास्ट होगा। उसका जनरेशन क्या होगा? फास्ट होगा, ठीक है। उसका जनरेशन क्या होगा? फास्ट होगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप। यानी आपका ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो NO2 है उसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान देना। इसलिए H2SO4 अगर आप ले लोगे तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल N2+ है उसका फॉर्मेशन क्या होता है? फास्ट होता है। ये ध्यान देना आप। तो कभी वो क्वेश्चन पूछेगा कि H2SO4 के एडिशन से आपका NO2 का फॉर्मेशन फास्ट क्यों होता है, तब क्या बोलोगे? क्योंकि H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप क्या होगा? H+ का जो अवेबिलिटी है वो फटाफट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना।
तो ये आपका प्रोसेस समझा दिए कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट होता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ नाइट्रिक एसिड लोगे तो नाइट्रिक एसिड में एक मॉलिक्यूल बिहेव करेगा एसिड की तरह और एक बिहेव करेगा बेस की तरह। और अगर H2SO4 और नाइट्रिक एसिड दोनों लोगे तो उस केस में H2SO4 मॉलिक्यूल बिहेव करेगा एज एसिड की तरह और नाइट्रिक एसिड बिहेव करेगा एज ए बेस की तरह, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी में टर्म होता है कि N2O5 से कैसे होगा। तो N2O5 ध्यान देना, N2O5 का जो सॉलिड स्टेट होता है, N2O5 का जो सॉलिड स्टेट होता है उस स्टेट में ये ऑलरेडी इन दोनों N2 प्लस और N3 माइनस के फॉर्म में रहता है। तो इसके सॉलिड स्टेट के कारण N2 प्लस बनता है, ठीक है। और अगर लेविस एसिड रहेगा तो प्रोसेस को और फास्ट कर देगा, लेविस एसिड रहेगा तो प्रोसेस को और फास्ट कर देगा, ठीक है। ये ध्यान देना। तो आपको सिंपली याद रखना, ध्यान देना पूरे प्रोसेस का मोटो क्या है ना कि अगर आपको ऐसा कहीं भी दिखे ना, ऐसा कहीं भी दिखे तो आपको बोलना है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 प्लस बनेगा हर केस में, ठीक है। तो ये आपको पहला लिस्ट हो गया इलेक्ट्रोफाइल का। सेकेंड था अगर आपके पास क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन के साथ कोई अगर लेविस एसिड हो, लेविस एसिड जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं LCl3 हो, ठीक है, FeCl3 हो, SbCl5 हो, BCl3 हो, LbR3 हो, BF3 हो, ठीक है। ये सारे केस है लेविस एसिड का, टिल 6 नंबर तक है लेविस एसिड। तो ध्यान देना होता क्या है कि लेविस एसिड के पास क्या होता है, तो इन सारे केस में पहले ध्यान देना अगर Cl2 प्लस लेविस एसिड कुछ भी आपको दिखा, इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl प्लस। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl प्लस, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl प्लस, ठीक है। तो इन सारे केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाओगे, Cl प्लस। अब ध्यान देना अब ध्यान दोगे इस आखिर Cl प्लस बनता कैसे आपको बता रहा हूँ। तो आपको पता है जैसे मान लीजिए LCl3 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो LCl3 के बाद ध्यान देना यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है और जो Cl2 मॉलिक्यूल है उसके लोन पर होता है। तो Cl2 मॉलिक्यूल का जो लोन पर है उस वैकेंसी में आप डोनेट करो तो क्या होगा, L पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और Cl पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए Cl का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ब्रेक कर दो तो क्या होगा, एक Cl मॉलिक्यूल जो एटम है आपके पास वो LCl3 के पास चला गया तो बन जाएगा LCl4 माइनस और एक Cl एटम जो बच जाएगा उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका Cl प्लस जनरेट होता है। तो ये हो गया Cl प्लस का जनरेशन प्रोसेस, ठीक है। शॉर्ट में आपको याद रखना है, इतना आपको याद करना है कि इसमें से अगर Cl2 प्लस लेविस एसिड आपको जब भी दिखे तो आपको बना देना है Cl प्लस, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको इतना याद रखना बस। अब ध्यान देना कभी कभी दिया रहता है क्वेश्चन में Cl2 प्लस वाटर, Cl2 प्लस वाटर। तो आपको पता है कि Cl2 प्लस वाटर क्या फॉर्म करेगा, तो फॉर्म करता है HOCl फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करे बच्चे लोग, आपका HOCl फॉर्म करता है, ठीक है। अब वो पता है कि HOCl में क्या होता है, रिपल्सन होगा क्योंकि यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। तो रिपेल करेगा तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, Cl पे प्लस आएगा और O पे माइनस आएगा तो क्या होगा, HO माइनस NCl प्लस के फॉर्म में ये ब्रेक करता है, ठीक है। ये हो गया आपका Cl प्लस, ठीक। ये ध्यान देना, ठीक है। तो HOCl में क्या होगा, HO माइनस Cl प्लस के फॉर्म में ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका Cl कैसे जनरेट होता है। अब ध्यान देना एक और फाइल पे याद रखना Br2, तो Br2 में अगर लेविस एसिड डालोगे तो बनेगा Br प्लस, सेम तरीके से, ठीक है। ये ध्यान देना तो Br2 में लेविस एसिड डालोगे तो क्या बनेगा, Br प्लस, ठीक। अब ध्यान देना Br2 में एक और चीज आपको जानना है कि अगर मान लेते हैं कि Br2 प्लस वाटर हो तो क्या होगा, Br2 प्लस वाटर हो तो क्या होगा, तो Br2 प्लस वाटर में ना ये बनाएगा HOBr और आपका HOBr का जो बॉन्ड है, ठीक है,
ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा आपका HO माइनस एन Br प्लस फॉर्म करेगा, यानी इसमें अल्ट्राफाइल फिर से क्या बनेगा आपका Br प्लस आपका अल्ट्राफाइल बन चुका होगा इसमें फिर से केस में। ठीक है, ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि वाटर को हम रिप्लेस कर देंगे अगर अल्कोहल से तो क्या होगा, जैसे मान लें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ROH प्लस Br2 क्या बनेगा, ध्यान देना। वाटर को अगर हम अल्कोहल से रिप्लेस करेंगे तो ये फॉर्म करता है ROBr, फर्स्ट फॉर्म करेगा ROBr। अब ROBr का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है ROBr, और हमको पता है कि Br पे भी लोन पेयर है और आपके O पे भी लोन पेयर है। ठीक है, तो आपका यहाँ से अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा RO माइनस एंड Br प्लस, फिर से आपका अल्ट्रोफाइल क्या बनेगा तो Br प्लस आपका अल्ट्रोफाइल बनेगा, Br प्लस आपका अल्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अल्कोहल में अगर Br2 ऐड करेंगे तो आपका अल्ट्रोफाइल क्रिएट होगा Br प्लस। ठीक है, कभी कभी क्या करता है ध्यान देना, कभी कभी आपको ऐसा सिस्टम देगा। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए कि Br2 में अगर आप बेस ऐड कर तो बेस, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है और फॉर्म करता है, अगर बेस होगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो बेस मीडियम अगर आपका हॉट होगा एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो बनेगा Br माइनस एंड BrO3 माइनस, Br माइनस एंड BrO3 माइनस। ठीक है, तो ये बनता है। अब ध्यान देना, अगर हम उल्टा सोचें, आपका मीडियम बेसिक नहीं है और आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ऐसा, ध्यान देना, और क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि Br माइनस दिया हुआ है एंड BrO3 माइनस दिया हुआ, दोनों आयन आपको दे दिया है और वाटर दे दिया है, यानी क्वेश्चन में आपको यहाँ से स्टार्ट किया है, तो उसमें क्या करोगे आप लोग, क्योंकि Br माइनस एंड BrO3 माइनस वाटर है तो यहाँ पे रिवर्स होगा, यानी Br माइनस एंड BrO3 माइनस फॉर्म करता है बेसिक मीडियम में, अगर मीडियम को आप न्यूट्रल कर दोगे तो वापस बनेगा, खुद को भेजेगा Br2 में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका Br2 फॉर्म करेगा। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा Br2 फॉर्म करेगा, बहुत समय है, तो Br2 फॉर्म करेगा और यहाँ वाटर है तो पता है कि Br2 प्लस वाटर क्या बनेगा, तो बनेगा HOBr, और HOBr में बॉन्ड टूट के क्या बनता है, तो आपको पता है कि HOBr बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा Br प्लस बनेगा। तो ये आपका अनकॉन्वेंशनल अल्ट्रोफाइल फॉर्मेशन तरीका है, क्योंकि कभी कभी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन आ चुका है, जो एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था वो यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, अभी किसी को पता ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, तो यहाँ से Br प्लस सोचना बहुत डिफिकल्ट था किसी के लिए भी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिंक करना को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके पास घुमा के दे सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना। ये बन गया आपको Br प्लस कब बनेगा आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, ध्यान देना, तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका Br प्लस तक का अल्ट्राफाइल आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है।